हेलो प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास में। और मैं हूं भरत कुमार। हम आज बात करेंगे अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब ये टॉपिक अगर आप देखें तो फोकस है बीए थर्ड ईयर वालों के लिए, ठीक है ना, जिसमें आपको दिया हुआ पेपर फर्स्ट और ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में भी हैं और जो आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो ये टॉपिक इन एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आज शीत युद्ध का एक मूल इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं, यानी जो फाइनल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनल, इसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखें शीत युद्ध का अंत, तो इसका पहला वाला जो पार्ट है वो आप देखिएगा जिसमें मैंने शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, दितांत, शीत युद्ध का एक ऐसा दौर जिसमें शीत युद्ध न के बराबर चल रहा है और फिर होता है वापस शीत युद्ध का आक्रमण, यानी वापस दूसरा शीत युद्ध भी शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो मैंने है, ये वाला पार्ट आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है। आज हमारा जो पार्ट है वो है शीत युद्ध का अंत, जिसका समय है 1985 से लेकर 91, यानी ये वो समय है जब शीत युद्ध का पतन होता है, यानी शीत युद्ध की समाप्ति होती है। अभी आप अगर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पहला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि शीत युद्ध दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो शक्तिशाली देशों के मध्य विचारात्मक युद्ध होता है, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। इनके मध्य जो प्रतिस्पर्धा होती है वह शीत युद्ध का रूप ले लेती है। तो अब शीत युद्ध समाप्त होता है, यानी समाप्ति की ओर जाता है। इसका रीज़न क्या होता है कि एक तो रीज़न, मतलब मोटे तौर पे अगर बताऊं तो शीत युद्ध है वो आर्थिक नीति के दबाव में अपने इस नीति को, यानी जो शीत युद्ध इसको बढ़ावा न देकर अब समाप्ति की ओर सोचता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक रोल में बताऊँ तो ध्यान रखना कि जो सोवियत संघ के जो प्रमुख बनते हैं वो है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शीत युद्ध के इस उफान को कम कर देते। क्या कर देते? कम। इनके द्वारा आर्थिक खुलेपन की एक तो नीति लाई जाती है, आर्थिक खुलेपन, जिसको पेस्त्रोइका नाम दिया जाता है। और एक और नीति होती है जिसको हम कहते हैं ग्लोस्त, नाम थोड़ा इसको बदल देते हैं, ग्लासनोस्ट, ऐसा कोई नाम है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दो नीति है जिसकी वजह से शीत युद्ध का एक रीजन है, यानी ये नीति और ये नीति एक तरह से आर्थिक खुलेपन की ओर इशारा करती है। और शीत युद्ध का मतलब ये होता है कि जब दो घोड़े समान टक्कर कर रहे हो तो तभी शीत युद्ध समाप्त नहीं होता है। एक घोड़ा ऐसा आता है जो समझाइश वाला होता है, जो ये सोचता है कि अगर ऐसा ही रहा तो देश से वो कंगाल हो जाएगा। तो शीत युद्ध कहीं ना कहीं अगर कहें तो इसका एक रीज़न है कि जो सोवियत संघ के जो प्रमुख है मिखाइल गोर्बाचेव, वो इसमें परिवर्तन लाते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं। वो पॉइंट क्यों रखे हैं? क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ये पॉइंट कंटिन्यू याद कर लिए तो शीत युद्ध का एंड आपको पता लग जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं और इसके लिए आप बस थोड़ा सा 10 मिनट खर्च करके इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा और एंड भी समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहले शीत युद्ध के अंत की शुरुआत जो दौर होता है, यानी शीत युद्ध का जो अंत का दौर है वो है 1985 से 91, जब 85 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के प्रमुख बनते हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे दोनों महाशक्तियों में नवंबर, ध्यान रखिएगा, नवंबर 1985 में जेनेवा समझौता होता है। क्या होता है? जेनेवा समझौता। ये बहुत सालों के बाद ऐसा पहला समझौता होता है जब दोनों देशों के सोवियत संघ के प्रमुख तो होते हैं मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति का नाम है रीगन। क्या नाम है? रीगन। तो इनके मध्य ये समझौता होता है। इस समझौते में दोनों आगे सहमति पर तैयार होने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक तरह से दोनों में ये शुरुआत होती है संबंध की। फिर इसके बाद दूसरा समय आता है अक्टूबर 1986, यानी अक्टूबर 1986। इस समय रीगन और गोर्बाचेव दोनों मिलते हैं और ये वार्ता कहलाती है आइंस्टाइन वार्ता। इस वार्ता के द्वारा दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो परमाणु हथियार है वो 50% कम किए जाएंगे। कितने कम किए जाएंगे? 50%।
और दूसरा अमेरिका के द्वारा जो अंतरिक्ष प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो सैनिकी रूप में भी है स्टार वार, इसको भी ख़त्म करना है। क्या करना है? ख़त्म करना है। तो लगभग दोनों के मध्य इस दौर में ही शीत युद्ध समाप्त होने वाला था, लेकिन रीगन के द्वारा स्टार वॉर को समाप्त न किए जाने की वजह से ये वार्ता विफल हो जाती है, लेकिन सहमति आगे जारी रखने का ऐसा कहा जाता है। फिर शीत युद्ध का जो नरमी वाला दौर आता है 9 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1987, जब दोनों के मध्य INF संधि होती है, परमाणु के हथियारों को कम करने को लेकर INF संधि। दोनों देशों के मध्य क्या होता है, 1139 जो परमाणु हथियार है उसको समाप्त करने पर सहमति हो जाती है, ताकि आगे से दोनों इसको और कहेंगे कि और इसको कम करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हथियारों की लड़ाई भी कह सकते हैं, परमाणु हथियारों की लड़ाई भी ऐसी थी कि दोनों के मध्य हिंसा जारी रख रही थी, यानी दोनों के मध्य तनाव जारी था। ठीक है, फिर बात करते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है, जो बता रहा हूँ नेक्स्ट, वो है 4 नंबर पॉइंट कि 2 दिसंबर 1989 अमेरिका के नए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और अपने सोवियत संघ के जो प्रमुख है गोर्बाचेव, इनके मध्य भूमध्य सागरीय वार्ता का नाम है भूमध्य सागरीय वार्ता शुरू होती है, और ये नए राष्ट्रपति होते हैं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति होती हैं। तो इस तरह से इनकी और इनकी पहली मुलाकात होती है, और ये कहते हैं आगे हम कोई नई मतलब नया कोई समझौता नहीं होता, लेकिन एक तरह से मिलन होता है और आगे जाके एक सहमति बनती है कि हम कुछ और नया काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया जाता है, और ये बहुत मोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आपके 12th फर्स्ट ईयर और अपने 3rd ईयर और जो फर्स्ट ग्रेड के हैं जो मेरे प्यारे दोस्तों, उनको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? 9 नवंबर 1989। और इसी के साथ जो सोवियत संघ, यानी एक बात तो ये भी है कि सोवियत संघ ने, जब ये इलाका इन्हीं के अंदर में आता था, लेकिन सोवियत संघ ने बर्लिन की दीवार जब गिराई गई तो इसका विरोध नहीं किया। क्या नहीं किया गया? इसका विरोध नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो ये मिखाइल गोर्बाचेव की नीति थी, जो आर्थिक खुलेपन की नीति और एक आर्थिक या कहने के अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की नीति थी, जिसके तहत से उन्होंने अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया। तो जब इसका विरोध नहीं किया गया बर्लिन की दीवार का, तो काफ़ी हद तक तो यहाँ से नज़र आ गया था कि शीत युद्ध अब बढ़ने वाला नहीं, समाप्त होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि इस तरह से दोनों के मध्य सहभागिता हो रही थी। फिर बारी आती है 6 नंबर पॉइंट में, 1 जुलाई 1990 को जर्मनी का भी एकीकरण हो जाता है। जर्मनी, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी दोनों का एकीकरण हो जाता है। पश्चिमी जर्मनी वाले पूर्वी में आ सकते हैं, पूर्वी से पश्चिम में जा सकते हैं। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोवियत संघ की पहले नीति की वजह से इसको बांटा गया था, लेकिन अब धीरे धीरे देशों में एक हो रहे थे और तनाव कम होता जा रहा था। इसका रीजन था कि जर्मनी का एकीकरण हुआ था। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 जुलाई 1991 को, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मोस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 1 जुलाई 1991 को जो सैनिक गठबंधन होता है ना, एक तो वार्सा होता है। कौन सा गठबंधन होता है? वार्सा। एक होता है नाटो, यानी अमेरिका ने एक सैनिक गठबंधन बनाया था शीत युद्ध के दौर में, वो था नाटो। इसके प्रतिरोध में वार्सा जो गठबंधन था वो 1955 में बना था। ठीक है ना, तो इसी वार्सा संगठन को समाप्त करने की घोषणा की गई। सैनिक गठबंधन था, और हम ये कहें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि सैनिक गठबंधन है वो समाप्त हो जाता है। और इस तरह से सोवियत जो प्रमुख है वो भी चाहते थे कि इस अब गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, हमें सैनिक की व्यवस्थाओं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक आर्थिक उदारीकरण और खुलेपन की नीति के तौर अपना विकास करना चाहते हैं। तो सैनिक गठबंधन को समाप्त कर दिया जाता है, और शीत युद्ध का एक इच्छा है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। यानी शीत युद्ध को समाप्त करने में इस वार्सा गठबंधन की काफ़ी योगदान है, क्योंकि अब ये सैनिक गठबंधन रहेगा नहीं तो शीत युद्ध तनाव उत्पन्न होने वाला नहीं है। फिर 8वें नंबर पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि 31 जुलाई 1991 को मास्को बैठक होती है। ठीक है ना, और इसके तहत दोनों के मध्य सोवियत संघ और
अमेरिका के मध्य नए सिरे से शुरुआत होती है, जिसको हमने कहा स्टार्ट। क्या कहा? स्टार्ट। और ये स्टार्ट 31 जुलाई 1991 को स्टार्ट के तहत दोनों में समझौता होता है और दोनों ही अपने खतरनाक परमाणु हथियार है उसको क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ये पॉइंट इसीलिए लिखे ताकि इसको आप उतार दीजिए और कंटिन्यू इस तरह से जैसे समझा रहा हूँ वैसे याद रखिएगा, आपको क्लियर रहेगा और बिल्कुल आराम से आप एग्जाम में भी लिख पाओगे। ठीक है, तो दोनों के मध्य नई सिरे से शुरुआत होती है। जो भी परमाणु हथियार या जो भी खतरनाक हथियार उसको समाप्त कर देते हैं, ताकि जब हथियार नहीं रहेंगे तो डर नहीं रहेगा और शांति व्यवस्था रहेगी। फिर अंतिम दौर आता है जिसकी हमें कहते हैं ना कि उम्मीद होती है 26 दिसंबर 1991 जब सोवियत जो संघ बना हुआ है इस संघ का पतन हो जाता है। यानी जो सोवियत संघ जिसमें लगभग 15 कितने देश होते हैं? 15 देश होते हैं, तो वो अपने अपने स्तर से सभी स्वतंत्र हो जाते हैं और सोवियत संघ का जो वारिस है वो वारिस बन जाता है रूस। और इसी तरह से ये यूएनओ का मेंबर भी बन जाता है और यूएनओ में इसको ईसाई मेंबरशिप भी अमेरिका के द्वारा उसका सपोर्ट किया जाता है, स्थायी सदस्य बन जाता है। तो शीत युद्ध के अंत के साथ ही सभी बिखराव हो जाते हैं और सोवियत का वारिसदार है वो रूस रह जाता है और शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब विश्व में शांति और तीसरे युद्ध का जो डर था वो समाप्त हो जाता है। अब ये था शीत युद्ध का अंत। अब शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति पर क्या फर्क पड़ता है, यानी ऐसी क्या मतलब परिस्थितियाँ, ऐसा क्या माहौल बनता है शीत युद्ध के बाद। तो ध्यान रखिए, जब शीत युद्ध समाप्त हो जाता है और इसके बाद की हम बात करें तो शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद 26 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध यानी ये अपने सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। इसके बाद हम अगर कहें तो सोवियत संघ का ये जो है 70 साल पुराना जो गठबंधन है वो टूट जाता है सोवियत संघ वाला। इसके बाद गुबार्चे ने तथाकथित परमाणु बटन और ब्रीफकेस रूसी नेता बोरिस येल्त्सिन को दे दी जाती हैं और ये जो परमाणु का डर या तनाव है वो भी खत्म हो जाता है। इसके साथ ही जैसे हम बात करें तो वर्तमान और भावी में सत्ता हस्तांतरण राजनीतिक दावपेच और सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से ये काम किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय सुधार शुरू किए, बल्कि अपने देश में लोकतंत्र के उद्देश्य से राजनीतिक सहित जो समृद्धि थी उसका भी योगदान यहाँ पे दिया गया। राजनीति स्तर पर गुबार्चे को पूरी यूरोप में स्वतंत्रता का मसीहा, जर्मनी के एकीकरण का नायक कहा जाने लग गया। उन्होंने अपने शिखर वार्ता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दूरियों को समाप्त कर दिया गया। शीत युद्ध की समाप्ति और परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने के प्रयास में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया और विश्व राजनीति में हितों के संतुलन ने योगदान दिया। भय को समाप्त कर दिया गया और रूस भी एक तरह से आर्थिक व्यवस्था की ओर मुड़ गया। किसकी ओर? आर्थिक सामाजिक पूंजीवादी की ओर बढ़ गया, सामाजिक पूंजीवादी की ओर बढ़ गया। यानी इस तरह से शीत युद्ध के अंत के साथ ही रूस आर्थिक तनाव के बोझ पे तले रहा था, उसको समाप्त करते ही नई शुरुआत करता है। और क्योंकि जिस तरह से ये शीत युद्ध लड़ता है ना, उस तरह से रूस है वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसका नेतृत्व का जिसके हिसाब से होता है, जो सहयोगी होते हैं वो भी अब इस पर प्रेशर डालते हैं। तो इन सब वजह से शीत युद्ध समाप्त होने का ये एक वजह भी होता है कि रूस पहल करता है और बाकी ये भी कारण बचते हैं। तो अब ये जो शीत युद्ध का अंत है ये आपको तभी समझ में आएगा जब पार्ट 2 भी देखेंगे और पार्ट 2 के साथ आपको एंड लग जाएगा। अब अगर इसमें दोनों पार्ट से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स आपके पास है, मुझे कमेंट कीजिएगा और अपने फीडबैक भी दीजिएगा। अदरवाइज आप इस वीडियो को आगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको इसी तरह से बेहतर अनुभव और ज्ञानवर्धक बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।